क्योंकि देखिए स्वर्ग अगर आपको देखना है तो मरना आपको ही पड़ेगा। इसलिए इतने समय बाद अगर इतनी वैकेंसी आई है तो सिर्फ आप नहीं है, ये बात मान के अगर तैयारी करेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे। ठीक बात है। तो अब ये बताइए कि ये जो बदला हुआ सिलेबस है इसको आप कैसे देखते हैं? बदले हुए सिलेबस में हम सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, एसआई के बदले हुए सिलेबस के बारे में। पहले इन दोनों परीक्षाओं के बीच में तालमेल की बात अपन कर लेते हैं। इसको आप कैसे समझते हैं? बच्चे अपना माइंडसेट कैसा तैयार करें? तालमेल देखिए, अगर आप दोनों तैयारियों के लिए जाना चाह रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं दोनों तैयारी सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही आप जा पाएंगे। और उस देखिए सोच तो रखनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय बाद अगर इतनी वैकेंसी आई है तो सिर्फ आप नहीं है, ये बात मान के अगर तैयारी करेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे। ठीक बात है। इसके लिए सबसे पहले जो दोनों एग्जाम में कॉमन चीजें हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, एमपी, ये हर मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो ये आते ही आते हैं। जब ये तीनों सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे तो आप दोनों एग्जाम देने के लिए एकदम सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपका कांस्टेबल भी कवर होगा और सब इंस्पेक्टर का भी जो प्री वाला एग्जाम है वो कवर होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ललित की गणित पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग सीरीज रियल टॉक टू रियल अचीवर्स विद ललित व्यास, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं और परिचर्चा करते हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने सीमित संसाधनों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भी लगन, मेहनत, जिद और जुनून से अपना मुकाम खुद बनाया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। रियल टॉक टू रियल अचीवर के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग अपने श्रम से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं, स्वयं लिखते हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी, उनकी एक यात्रा लेकर के मैं आप सबों के बीच में आता हूं। होता यह है कि जब हम उनकी यात्रा को उनके मुंह से सुनते हैं, वास्तविक यात्रा को उनके मुंह से सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति भी हमारे बीच से ही निकल करके कहीं गया है, कहीं तक पहुंचा है और अपने सपनों को, अपने पंखों को सही उड़ान दिया है और सही मुकाम तक पहुंचा है। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, तो हमें भी अंदर से ये प्रेरणा मिलती है कि सफलता में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अगर धैर्य से सही डायरेक्शन के साथ, सही लोगों के सही सराउंडिंग में रहकर काम किया जाए तो अपने सपनों को आकार दिया जा सकता है और उसे साकार भी किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे छात्र हैं प्रिय संदीप शुक्ला जी, जिन्होंने लगातार और निरंतर, आपने खरगोश और कछुए की जो स्टोरी सुनी होगी, तो वो स्टोरी ऐसे ही बच्चों से प्रेरित होती है। ये रुके नहीं, जब कभी भी ये असफल हुए या इनके परिणाम इनके अनुकूल नहीं हुए, निराश नहीं हुए, दुखी हुए, रोए भी, लेकिन फिर भी अपनी यात्रा बीच में नहीं रोकी। जहां पर असफलता मिली, उन असफलताओं को अपनी ताकत बनाया, अपनी जो कमजोरियां थी उन पर काम किया और आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के ये 2 स्टार आपके सामने दिख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश दरोगा बन करके आपसे अपनी बातें शेयर करने आए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आपको रूबरू कराते हैं भाई संदीप शुक्ला से। नमस्कार, मेरा नाम संदीप शुक्ला है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। नियुक्ति नोएडा, थाना सेक्टर 113 में वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो संदीप, सबसे पहले हम लोग एकदम कैजुअल बातें करते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी सफल हो जाता है तो कुछ ऐसे मानक वो समाज के बीच में रखने लगता है कि अगर उन मानकों के पीछे बच्चे भागते हैं तो लगता है ये कुछ असंभव सा है। तो हम लोग उस रियल यात्रा की बात करेंगे कि जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई?
मेरी सर प्रारंभिक पढ़ाई में भोपाल से ही निवास करने वाला हूँ। वैसे तो बिलोंग रीवा से करता हूँ, पर प्रारंभ से ही पिताजी मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यरत हैं। हाँ। तो प्रारंभ से शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। प्रारंभ मेरे स्कूलिंग हुई थी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जहांगीराबाद से जी। तत्पश्चात 11वीं 12वीं मैंने की है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर यहाँ से। क्या आपके जीवन में आप बदलाव या कौन सी भूमिका देखते हैं सरस्वती शिशु मंदिर की? सरस्वती शिशु मंदिर की जो सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगती है वो लगती है अनुशासन और संस्कार। कि आप अगर किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं तो परिणाम तक और अपने अनुसार परिणाम तक लगे रहें। ये चीज़ सरस्वती शिशु मंदिर हमें सिखाती है, संस्कार सिखाती है कि हाँ भैया आपको समाज में रह के एक किस प्रकार व्यवहार करना है और सफलता प्राप्त करनी है। सरस्वती शिशु मंदिर सिखाती और दृढ़ संकल्प सिखाती है। दृढ़ संकल्प सिखाती, बिल्कुल सर। कि हमने जो ठाना है तब तक नहीं मानेंगे जब तक वहां तक हम पहुंच नहीं जाते। भले ही हमारी रफ्तार थोड़ी कम हो जाए या रफ्तार हमारी अधिक हो जाए, वो एक परिणाम तक पहुंचना सुनिश्चित करना है कि आप करिए। आपने अगर ठान लिया है तो ये नहीं देखे कि ये बाधा आ गई या छोटी असफलता देख के आप बड़ी सफलता न छोड़िए कि भैया भविष्य में बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी असफलताएं तो मिलेंगी, क्योंकि छोटा घर बनाने में सर टाइम नहीं लगता, पर महल बनाने में लगता है। महल बनाने में समय लगता है, बड़ी बात है। हो सकता है जल्दी बन जाए, पर अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो बनेगा जरूर, और अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। ये बड़ी बात है आपकी। कब आपके जहन में आया कि आपको पुलिस महकमे में सिर्फ जाना है? दरोगा की बाद में बात करते हैं। सर मेरे बड़े भैया हैं, वो पहले 1999 बैच के सूबेदार हैं। अरे वाह। प्रारंभ में जब ये 12th पास की इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तब से ही था, पर द्वंद्व था मन में कि इंजीनियर भी है और ये भी है, तो दोनों चीज़ें चलती थी। तब सही बताऊं तो कॉलेज में कोई ऐसा प्लान नहीं था, पर बहुत अच्छा लगता था भैया को देख के कि भैया के पास जाते थे। उस टाइम पे भैया आरआई बन चुके थे, तो उनके पास जाए तो लगता था ये बनेंगे, ये अगर बन जाए तो अच्छा लगेगा, पर प्रयास नहीं कर रहे थे। अच्छा लगता था देख करके, उनको अच्छा लगता था कि भैया को देख के कि भैया मतलब ये होना चाहिए जीवन। उसमें जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पर एक सुकून भी है, काम करने का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जो देख के मजा आता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जिस प्रकार की कम्युनिटी में हम रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तो हमारे जहन में तकरीबन वैसी ही चीजें धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं, और हम चाहते हैं कि इस ओर जाएं, और फिर कायनात हमें उस ओर लेकर के जाती है। जो हम सोचते हैं उस ओर पहुंचते हैं। फिर आपके दिमाग में ये दरोगा टाइप का फितूर कब आया कि हमें दरोगा ही बनना है? इंजीनियरिंग में भी ठीक थे, अच्छा प्लेसमेंट हुआ, नौकरी की, बट वहां जाके एक चीज समझ में आई कि जीवन जो है बड़ा सीमित हो जाता है। कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है कि सिर्फ इतने लोग हैं, इनके बीच काम करना है, उसके बाहर जीवन नहीं रहता। फिर जब वापस आए, तैयारी का सोचा, तो तैयारी शुरुआत में ये था कि एक अच्छी नौकरी चाहिए, पर अच्छी नौकरी में प्रारंभ से भैया को देखा कि हाँ भैया हैं, और भैया को देख के जो खुशी मिलती थी कि हाँ ये वाला जीवन जीना है। तब से ये था कि बनना है तो वर्दी वाले पद पे जाना है, और प्रयास करना है कि कम से कम सब इंस्पेक्टर तक जाएं। ये नहीं कह रहे हैं कि कांस्टेबल या कोई ऐसी बात थी कि ये नहीं बनना, पर प्रयास ऐसा रहा कि कम से कम सब इंस्पेक्टर तक पहुंचना है। जो मैं आपकी यात्रा देखता हूँ, उस यात्रा में मैं ये पाता हूँ कि एक ख्वाब आपका ये है कि हम आयोग की परीक्षाएं पास करें, आयोग की परीक्षाएं उत्तीर्ण करें। फिर ये धीरे धीरे, आमतौर पर आप भी देखते हैं, आपके हम उम्र कई बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, आप सफल हो गए हैं। पहला जो फोकस होता है बच्चों का, वो सबका दिमाग में आता है कि हमें यूपीएससी करना है, नहीं तो फिर एमपीपीएससी करना है। फिर बहुत समय तक, लंबे समय तक बच्चे एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जुटे भी रहते हैं, लगे भी रहना चाहिए। जी सर। लेकिन आपका क्या मानना है कि कब उन्हें ये निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें इससे अब स्विच कर देना चाहिए? सर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब प्रारंभ करता है तो सपने सदैव हर व्यक्ति सर्वोच्च लेके ही चलता है, और लेके चलना चाहिए। ठीक, प्रयास करता है, पर एक समय बाद ऐसा आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी उस पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, पर एक ऐसा जॉब, ऐसा
मतलब नौकरी ऐसी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे ये हो कि समाज को बोलने के लिए कि हाँ भैया एक अच्छी जगह में सेटल भी हूँ, और साथ में जैसे अभी वर्तमान में मैं निरंतर प्रयासरत हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। पर एक चीज है कि सेटल हूँ, एक प्रेशर डाउन, निश्चिंत हूँ, एक परिवार भी चिंतित नहीं है, मैं भी चिंतित नहीं हूँ कि किस प्रकार से चीजें आगे मैनेज होंगी। ये मेरे पास अब एक स्थिर जीवन है। तो योग्यता के विषय में जब हम लोग देखते हैं कि कब हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो किस योग्य, हम उस योग्य हैं अथवा नहीं हैं, हमें इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, अगर सर जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं कुछ समय बाद अगर उससे पूर्ण सफल नहीं किंतु आंशिक सफल भी हमें परिणाम मिलने लग जाएं तो हमें तब तो उसमें प्रयासरत कर रहना चाहिए। पर अगर ये चीज़ लगे कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी इस समय में मिलनी चाहिए, तो उससे हट कर किसी अन्य परीक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जॉब अंतिम उद्देश्य है हर प्रतिभागी का जो तैयारी कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है एक नौकरी लेना, तो एक नौकरी जब आपको लगे कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही, आपको स्विच कर देना चाहिए तत्काल। जितना समय लेट होगा आप वहां से भी जाएंगे और यहां से भी जाएंगे, दोनों जगह से। तो अपनी एबिलिटी को एक समय के बाद परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए कि हम जिस रास्ते को चुने हैं वहां हम कितना तैर पा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी, और ये कोई और नहीं चुन सकता है, स्वयं इसे स्वयं चुनना होगा। व्यक्ति जब लोगों के बीच रहेगा, लोग बहुत बोलते नहीं भाई बहुत बढ़िया है तू कर लेगा ऐसा वैसा, पर अंदर से पता होता है, खुद को पता होता है, और निर्णय सिर्फ अपना अंदर होना चाहिए कि जो मुझे लग रहा है। लोगों की सुन के, क्योंकि बाहर से हो सकता है आपको लोग किसी अन्य रूप में आपके ज्ञान को या तो बहुत ज्यादा आंक रहे हो या बहुत कम आंक रहे हो, तो उनके क्या बोलेंगे राय के आधार पे निर्णय न हो। आप स्वयं निर्धारित करें कि हाँ या ना, और वो अपने आप को धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए। आपको ये पता हो कि हाँ ये क्लियर है कि मैं ये कर लूंगा और ये नहीं कर पाऊंगा, भले ही जमाने में दिखाने के लिए प्रयास आप दिखाते हो, पर अंदर से पता होता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसके लायक हूँ, तो उस ओर जल्दी से जल्दी बढ़ चले इंसान। कई बार ऐसा हुआ कि आपने परीक्षाएं दी, मेरिट आउट हुए आप, मैं तो साक्षी रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि फिजिकल से आप डिस्क्वालीफाई हुए, तो उस वक्त आपकी मन स्थिति कैसी रही और आपने अपने आप को रिहैब कैसे किया? ये जरूर, क्योंकि कई बच्चे देखते हैं कि जब वो कुछ अंकों से बाहर हो जाते हैं या लगातार 1 से 2 बार अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है, हार इन द सेंस कि वो अंदर मेरिट के नहीं आते और निराश होकर के उस वक्त वो बैक टू द पवेलियन हो जाते हैं, वो दौर अपने आप को कैसे संभाला आपने और उससे कैसे विजय पाई, ये जरूर बच्चों को बताइएगा। सर जो ये समय होता है, पूरा क्रम बताइएगा कि पहली बार जब आपका कौन सा एग्जाम निकला और क्या हुआ, उसको जोड़कर बताइएगा। 2017 से 2016 से तैयारी चालू की थी मैंने। आई थिंक अगस्त में आया था मैं, ठीक है, अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के। आते ही लास्ट दिन था 2016 के सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने का। ठीक बात है। उस दिन मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस था, मुझे इसलिए आज भी वो दिनांक याद है। ठीक है, ठीक है। 14 सितंबर को मेरा एग्जाम हुआ था। 147 नंबर आए थे। ठीक बात है। उतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी ठीक ठाक, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे तो इंग्लिश ठीक थी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से रहे, हिंदी सही थी, हिंदी अच्छी थी, और पिताजी शुरू से ही मैथ को लेकर बहुत सीरियस रहे, तो मैथ भी ठीक बढ़िया थी, बढ़िया थी। इस कान 147 नंबर आए। नंबर नहीं आया फिजिकल के लिए, पर अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कि हम उस रेस का हिस्सा बन सकते हैं। फिर उसके बाद 2017 का क्या मार्जिन रहा उस वक्त आपके रह जाने का? लगभग 152 नंबर पे जनरल में कॉल आया था, जनरल में गया था, तो मैं मान के चलूं 5 नंबर आपके शॉर्ट रह गए थे। ठीक है, अब यहां पर मैं रोकूंगा, यात्रा वहीं से आपको फिर शुरू करनी पड़ेगी, आप ध्यान रखिएगा। होता ये है कि जब बच्चा पहले अटेम्प्ट देता है और 4-5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर के मार्जिन से रह जाता है, कई बच्चों के मन में ये होता है कि नहीं मुझे उस 5 नंबर की तैयारी करनी है। क्या आप ये बताइए कि जब आप 5 नंबर से रह गए तो क्या आप अगले अटेम्प्ट में 5 की तैयारी करेंगे या पूरे की करेंगे?
अगर अगले अटेम्प्ट में ये चीज लिख के आए कि 147 आए तब आपको 5 ही लाने हैं, तब इंसान 5 से करे, नया पेपर नया मार्जिन तो शुरू शून्य नंबर 0 से होगा। तो ये जरूर बच्चों को बताइए कि ये जो लोग कौतूहल पाल के रखते हैं कि बिना पढ़े ही हमारे 150 आ जाते हैं। देखिए कई दिन, एक चीज और बताऊं, कई दिन इतने अच्छे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे लग जाते हैं कि 2 में से 1 लग गए तो नंबर हमारे खिंच जाते हैं, 2 4 5 7 नंबर ऐसे होते हैं। और जो 2016 क्या 2025 क्या किसी भी एग्जाम में आया, जरूरी नहीं है कि अगला जो पेपर होगा सेम वैसा होगा। नया पेपर, नई शुरुआत, और आपको 0 नंबर से शुरू करना है। अगर मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, पर सबसे घातक जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस कि इतना तो मेरा तैयार है। तैयार तब है जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी तेजी से चीजें याद होती हैं उतनी तेजी से चीजें उतरती भी हैं। ये चीज याद रखिए कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, आप 2-3 साल के लिए छोड़ दो, आपको अकबर का पिता अशोक याद आने लग जाता है, इंसान सब भूल जाता है। बहुत सही बात कह रहे हैं। इतनी सरल चीजें इंसान भूलता है अगर प्रैक्टिस ना करे। अब ऐसा समझिए कि लॉकडाउन में पढ़ाने का अभ्यास छूट गया, अब 35 की जगह 45 लिख रहे थे हम खुद ही बोर्ड पे। सतत प्रयास ही अगर हमने अपना अभ्यास छोड़ा, जबकि सुबह से लेकर शाम तक वही चीजें पढ़ाई थी, कम से कम 1000 बार पढ़ाया, लेकिन जैसे ही हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य छूटा तो अपने को ही वो बहुत लैक करने लगती हैं चीजें। आपकी यात्रा वहीं से फिर शुरू करेंगे जब आप 147 ला करके और बाहर हो गए, फिर आपके दिमाग में क्या कौतूहल मचा? अब ये था कि कर सकते हैं, और उस टाइम सही बोलूं तो वैकेंसियां लगातार आ रही थी, जहां तक मुझे याद है 2014 में आई थी, 16 फिर 17 में कांस्टेबल की भी आ रही थी, सब इंस्पेक्टर की भी आ रही थी, लगातार वालों ने भी कि बढ़िया नंबर है, उन्हें लगा कि हाँ इतना लाया है तो और लाएगा, कर सकता है। सिंपल सी बात की सर, घर वालों का कोई भी अगर परीक्षा हो, सिर्फ ये छात्रों के लिए नहीं है, घर वालों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपका समर्थन नहीं होगा ना तो बच्चा टूट जाएगा। ठीक बात है। ये चीज ऐसी है कि अगर आपका समर्थन होगा वो 100% लगाएगा अपने एग्जाम में, और अगर समर्थन नहीं होगा ना 50% वो एग्जाम में लगाएगा और 50% वैकल्पिक ऑप्शन में लगाएगा कि अगर ये नहीं तो क्या। घर वाले रोज पूछते, और वही ऊर्जा बढ़ जाएगी, वही ऊर्जा बढ़ जाएगी, और चीजें बाद में ये लगता है कि शायद थोड़ा और साथ दे देते तो इसका और बेहतर हो जाता। क्योंकि सपने, जब बड़ा सपना होता है अकेले पूरा नहीं होता, परिवार का सहयोग उसमें बहुत जरूरी है। ठीक बात। वो सिर्फ पढ़ता है लड़का, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो सहयोग होता है, वो सिर्फ परिवार होता है। संबल पूरा परिवार, संबल पूरा परिवार है, उनके सपोर्ट से ही सफल होगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, सपोर्ट नहीं होगा परिवार का, लास्ट में 1-2 नंबर 3 नंबर से रह जाएगा, और उसका मलाल जीवन भर रहता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अब उस यात्रा को फिर प्रारंभ करते हैं। 2016 में मेरिट आउट हुए, उसके बाद 2016 में MPPSC का एग्जाम हुआ था, शायद से फरवरी में 17 में हुआ था। ठीक बात है। तब फॉरेस्ट का भी आया था और सिविल वाला भी आया था। वो मैंने दिया था, तो मेरा प्री दोनों निकले थे। ठीक है। फॉरेस्ट वाला जो मेंस था उस बार रिटर्न था, 4 पेपर हुआ करते थे, रिटर्न था, जहां तक 2017 वाला है वो एग्जाम दिए। उसमें तैयारी नहीं थी, प्री निकल गया, इसलिए अब ये है कि भैया मेंस भी देख लो। सही मायनों में मेरी तैयारी नहीं थी। ठीक बात है, ये चीज थी। फिर 2017 में फिर MPSI की वैकेंसी आई 611। ठीक है। और तब मेरा पेपर हुआ था, जहां तक याद है 28 अक्टूबर 2017 को हुआ था, दिवाली के 6-7 दिन बाद। ठीक है। पहले दिवाली के दिन था, 22 अक्टूबर की दिवाली थी, फिर उसे पोस्टपोन करके 28 अक्टूबर का किया था। ये वो एग्जाम हुआ। और ये ऑफलाइन की दुनिया थी तब, नहीं ऑनलाइन आ गया? ऑनलाइन था सर, दोनों पेपर मैंने ऑनलाइन, दोनों पेपर आप 16 भी ऑनलाइन दिया है, 17 भी ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मेरी रनिंग हुई थी 4 फरवरी। मेरे उसमें नंबर आए थे 162 नंबर, 162 आपके रिटर्न में थे? हाँ, रिटर्न में 162 नंबर थे। उसके बाद फिर रिजल्ट आया, 4 फरवरी को रनिंग हुई। 4 फरवरी को रनिंग हुई, रनिंग पास, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद 89 मेरे 169.13 नंबर हुए थे। ठीक है। और 170.07 शायद से कट ऑफ गया था, मतलब कुछ पॉइंटों से, 0.93 से, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं, पर 0.93 से मैं, मतलब वो पूरे 1 नंबर नहीं थे। हाँ, 1 नंबर नहीं थे, पॉइंट से आउट हुए।
मुझे 2016 वाला जो बाहर होना था वो इतना नहीं उसमें अखरा था। इतना नहीं सर, सही बोलूं तो अगर मैं बन गया होता ना तो शायद इस पद का उतना सम्मान भी नहीं करता। हाँ। कि एक महीने में एक अंदर से वो नहीं आता कि मैं तो बहुत ही योग्य हूँ, एक महीने में ही दरोगा बन गया। अपुनिच भगवान है। हाँ, तो है वो ना? वाली चीज 16 में है। मुझे उतना फर्क भी नहीं पड़ा कि चलो अगली बार कर लेंगे, पर 17 में जो था साल भर सर आपने देखा होगा ऐसा कोई दिन नहीं था, दिवाली के दिन भी बिल्कुल, कोचिंग की मैं बिल्कुल। चाबी लेके रखता हाँ, था। और रात रात भर आप लोग पढ़ाई करते थे, आपका पढ़ाई पूरा गुट की, था। चाय पीने जाते थे तो पढ़ाई करते थे, क्लास है नहीं है तो वो तो मैंने पूरा साक्षी देखा हुआ है। 2017 वाला जो एग्जाम था वो जब पास नहीं हुए थे, मुझे लगता है जीवन में जो सबसे बड़ा एक दुख वाला टाइम जो मुझे उस टाइम लग रहा जो पहाड़ जैसे टूट जाता है अचानक। मैं उस दिन ये स्थिति थी कि भयंकर रोना चल रहा, मतलब पापा मम्मी मामा मामी आए हुए थे। रिजल्ट आया था, मुझे जहां तक याद आ रहा 28 फरवरी को रिजल्ट आया था। उस दिन कृष्णा का बर्थडे था। तो उस दिन रिजल्ट आया था। बाहर हो गए, बाहर होने के बाद घर वालों ने 2-3 दिन तो मैं कहीं निकला नहीं। और एक चीज अच्छी रही कि पापा का एक ही चीज ये कि धरती की अंतिम नौकरी नहीं है। ठीक बात है। लड़कों को इतना टाइम लगता है, तुम बहुत जल्दी यहाँ पहुंचे हो। हाँ। प्रयास करो। उनका एक ही चीज ये कि हम तो नौकरी पे है ना, ठीक बात हम है। जब तक हम कमा रहे, तुम्हें कोई लोड है नहीं कमाने ठीक कह रहे हो। जब तक चाहो, जब तक तुम स्वयं अंदर से इच्छा रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ। पीछे नहीं हटना। जमाना बहुत बोलेगा कि इंजीनियरिंग कर लिए, ये कर लिए, पिताजी का पैसा बर्बाद करो, पर पिताजी का समर्थन ऐसा, पिताजी का, भाई का, बहन का, दीदी भी उस टाइम जॉब पे थी एम्स में, दीदी का भी क्लियर था कि भाई तू सोचना नहीं, अगर तुझे लगता है कि तू कर लेगा तो करना। ये नहीं कि दुनिया बोल रही है इसलिए नहीं करना कि भाई तेरे नंबर अच्छे आए तो तू कर। अगर तेरे मन में है कि हाँ मैं सफल होऊंगा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, करता रहे। ठीक बात है। जमाना ताने देगा, धीरे धीरे समय के साथ सुनना, इग्नोर करना। ठीक क्योंकि है। जिस दिन सफल होगे उस दिन अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। अभी मैं लगातार यहीं से फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बात ऐसी उठी है। 2 साल 3 साल बच्चे तैयारी करने के बाद कटने लगते हैं, घर नहीं जाते, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते, किसी फंक्शन में नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि वो लोग ये प्रश्न करेंगे कि कब तक आप तैयारी करोगे, कब तक आप सफल होगे। तो जमाने से कटने लगना, परिवार से कटने लगना, ये कहाँ तक सही है? इसको कैसे फेस करें? आपको कैसे लगता है इसको कैसे बच्चों को फेस करना चाहिए? जो व्यक्ति, मुझे मतलब अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, हाँ। जो व्यक्ति इन चीजों को दबा मतलब सोचता है कि कोई क्या कहेगा, इसका अर्थ यह है कि उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे ये है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं क्या जवाब दूंगा। जो पढ़ता नहीं है ना, जाके जवाब दे देगा, कोई हाँ, फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पर कटना हल नहीं है, क्योंकि नौकरी एक व्यवसाय है और नौकरी के बाद भी आपको उसी समाज में लौट कर जाना है। नौकरी सिर्फ एक व्यवसाय है, जीवन यापन। आपके लिए कई काम है जो आप करोगे, अच्छा करोगे, सम्मान पाओगे, पर एक टाइम है तो व्यवसाय ही। आपको रहना परिवार में, समाज में ही है। आप नौकरी करेंगे तो प्राउड से। और एक चीज और है, जो समाज आपको ये चीज कह रहा है ना कि आप सफल नहीं हो रहे हो, पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हो, मैं आप यकीन मानिए, क्योंकि ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, आपके पिताजी से ज्यादा वो आपको अपना बताएंगे कि ये है, क्योंकि ये चीज मैं देख रहा हूँ। ये हमारे हैं, ये हमारे मौसी के लड़के हैं, ये फूफा के लड़के हैं। पिताजी माताजी जिन्होंने अपना खून पसीना बहा दिया, वो सेकेंडरी हो जाएंगे। उनके लिए आप सिलेक्शन के पूर्व भी उनके पुत्र थे, और सिलेक्शन पश्चात भी पुत्र हैं। जो व्यक्ति आपको पाल सकता है वह आपकी नौकरी लगने के बाद अपने आप को पाल सकता है। उसे आपसे कोई आकांक्षा नहीं रहती कि नौकरी करेगा तो मेरे लिए ये करेगा। ठीक कह रहे हैं। पर समाज जो होता है वो हमारे भैया हैं, वो हमारे गांव के बगल के गांव में रहते हैं। इस प्रकार की रिश्तेदारियां तक जुड़ती हैं। ये चीजें इसीलिए उस समय को एंजॉय करो। उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। और ये वाला जो समय है ना, आप सिर्फ असफल, जो अभी असफल है, जो प्रयासरत हैं, असफल नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइन छोड़ी नहीं है। जो छोड़ देता है असफल वो होता है मेरे अनुसार। अगर आप प्रयासरत हैं, इस समय को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके मुंह पे कुछ
बोल के जा रहा है, पीठ पीछे बोला, जब सफल हो गए और जब आपका नाम लेके वो इस्तेमाल करेगा ना, उससे बड़ी खुशी ना आपके लिए कुछ है ना आपके परिवार के लिए कुछ, उससे अच्छे कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ। 2017-18 में रिजल्ट आया था, मेरिट आउट हो गए। सही बोलूं तो 10-12 दिन तो ऐसा रहा कि ठीक है करेंगे, मन नहीं लगा। हाँ, लोग सपोर्ट कर भी रहे पर अंदर से मन तो नहीं ही मानता ना। हाँ। क्या कि एक वो जो समय होता है, सही बताऊं सर, कोई अनुभव नहीं कर सकता। जब आप प्रयास करके असफल होते हैं ना, वो समय अंदर से एक जो लोग, और दूसरा बहुत कम मार्जिन से सर अगर फेल होना तो 15-20 नंबर से हो जाओ तब ये लगता है कि अपने आप में कमी थी। क्या इतनी होता है ना, तो व्यक्ति अपने आप में जानता है कि मुझ में कहीं कमी थी। जब इतना कम मार्जिन रह जाता है पॉइंटों से, तो ये लगता है, वो एक क्वेश्चन याद आता है जिसको हम बिना रिव्यू किए ही कर देते हैं, अरे ठीक है यार सही ही होगा। वो एक क्वेश्चन बहुत याद आता है और वो जब तक सेलेक्ट नहीं होते तब तक चुभता है, तब तक चुभता है वो। फिर उसके 10-15 दिन तो ये रहा है, घुटन टाइप अंदर होती थी। क्योंकि सर जब रनिंग कर चुका होता है इंसान तो अपने आप को सपने में भी वर्दी में देखने लगता है और दरोगा महसूस करने लगता है। और ये चीज ऐसी है, ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं होंगे पर ये फैक्ट है, कि महसूस करता है। और ये ह्यूमन नेचर है। अंदर से ये सोचता है, कई ऐसी स्थिति सोचता है मन में कि ये होगा तो मैं बन जाऊंगा, तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये सारी चीजें चलती होती हैं। एक रिजल्ट आता है, एक क्लिक होता है स्क्रीन पे और उसके बाद वो सारे सपने धरे रह जाते हैं। ठीक कह रहे हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या उस टाइम पे ये होती है लोगों को फेस करना उस 10-15 दिन में स्पेशली। उसके बाद तो इंसान और सबको डिटेल बताना, सबको कि भाई यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ता था, मात्र 1 नंबर यार, ये कौन सा क्वेश्चन था, अरे अब फेल तो हो ही गए, क्यों खुरेद रहे हो क्यों? और फिर कितने लोगों को अपना रिजल्ट दिखाएं। कईयों को तो ये भी लगता है कि अरे ये पॉइंट से बोल रहा है यार, ऐसे ही फेंक रहा होगा। रिजल्ट ऐसा है सर कि किसको रिजल्ट दिखाए? कभी भी मुझे ये लगता है कि जमाने के लिए ना कि अपना रिजल्ट लेके कभी मत घूमो, क्योंकि आप अगर फेल हुए हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि मुझे लग रहा है वो ज्यादा खुश हो रहा है। जो आपसे पूछ रहा है ना रिजल्ट, जो आपका सही में आपका समर्थक होगा, जो ये विचार रख रहा है कि आप सफल हो, कभी भी वो आपके दुख की चीजों को खुरेदेगा नहीं। वो ये चीज बोलेगा कि भाई बढ़िया था, अगली बार और बढ़िया कर, सेलेक्ट पक्का, या फिर टाल देगा बातों, टाल देगा, वो खुरेदेगा नहीं। जो फोन कर करके ये पूछते हैं ना कैसा रहा, इस पता है उनको कि नहीं हुआ, और फोन करके फिर वो पूछते हैं कैसा रहा। वो सिस्टम में कमियां बताते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा पढ़ता था, इंटरव्यू वालों में कुछ ये चला, कहीं कुछ नहीं चलता। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कर रहे हैं प्रयास, सफल होंगे। क्योंकि मैं अपने दोस्तों की लिस्ट गिना सकता हूं कि मतलब जिनका कोई पहचान नहीं, गरीब तबके से आते हैं, बढ़िया मेहनत की, आज सब इंस्पेक्टर हैं, नायब तहसीलदार हैं, डीएसपी हैं, विविध पोस्टों पे, पर वो एक से बढ़ के एक, और चवन्नी कहीं खर्च नहीं किए हैं। उनकी सर स्थिति ही नहीं है। कोई अगर ये चीज भी बोले ना कि नहीं उन्होंने दिया होगा, देखिए समाज को देख के लगता है कि ये दे सकता है, पर मित्रों को पता होता है कि असली में उस व्यक्ति की जो एक हैसियत कही जाए वो कितनी है। वो कहीं कुछ नहीं दे सकता, और आज इतने अच्छे सफल अच्छे पदों पर है। इसलिए ये कभी मत सोचना, जैसे इस बार की वैकेंसी में एमपीएसआई वाली बात कर रहा हूँ, पद जितने हैं, कई लोग बोलेंगे कि भाई इतने कम पद हैं, नहीं होगा ऐसा वैसा, प्रयास करेंगे सफल जरूर होंगे। और अगर किसी की मान लिया आपने कि नहीं होगा, तो मैं आप आज यहाँ लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा, प्रयास करेंगे अवश्य होगा। वहीं से आगे फिर से अपन सर 2018 से फिर 18 में फिर मैंने प्रयास किया, क्योंकि तब सुन रहे थे वैकेंसी आएगी। मैंने ये सोचा कि कर लेते हैं, पर आई नहीं। तो फिर 18 में एसआई में ही लगे रहे, हुआ नहीं। 19 में जनवरी या फरवरी में बीपीएससी का हुआ था तो वो पेपर दिए, वो निकला प्री, मेंस दिए, कोई वो नहीं। फिर आगे हुए 3 प्री लगातार निकले, 3 मेंस दिए। उसके बाद 19 से एमपीपीएससी का एक संक्रमण काल चल रहा था, 3-4 वर्ष का। सही बोले कि उस टाइम मन भी नहीं लगता था कि इसमें तो कुछ नहीं होना। ये मैं अपनी मूर्खता भी कह सकता हूँ कि सिस्टम पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि आज नहीं तो कल तो होगा, इसलिए उस स्तर की तैयारी नहीं करते थे कि चलो दी आते, वो वाला हाल था। एसआई आ नहीं रही थी। फिर 2021 में यूपीएसआई का फॉर्म निकला,
आई थिंक कोविड चल रहा था, कोविड की नहीं, कोविड का जो लॉकडाउन लगने से पहले आ गया था फॉर्म, क्योंकि 1 महीने की तारीख थी, मार्च का टाइम था शायद से, उस टाइम फॉर्म आया था। उसके बाद कोविड लग गया तो फॉर्म की डेट बढ़ती गई और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म भराए थे। अच्छा, जहां तक मुझे याद है उसी बीच आपके 1-2 मित्रों का हो भी गया था। ये विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र का हो गया था और एक और का किसी का विजेंद्र है, और सचिन का हुआ था। नहीं, सचिन तो यहाँ मध्य प्रदेश में सब अच्छा, बहुत है अपने कोचिंग के सारे लड़के। उस वक्त जिस वक्त आपको यूपी पुलिस का या यूपी दरोगा का इंस्पिरेशन मिला तो आपके साथ के बच्चे, बिजू का हो गया था, एक भाई का नाम क्या है, ठीक है, अपन आगे कर सकते हैं, मतलब उनका सरनेम से बोलते थे और कुछ यूनिक सा सरनेम था, ठीक है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। झांसी के थे, यहीं भोपाल में कांस्टेबल थे, उनका हुआ था। उसके बाद 2021 तो इससे भी फर्क पड़ा था आपके जहन में कि हम भी उत्तर प्रदेश जा सकते हैं? ये है एक चीज, जब आपका सर्कल अच्छा होता है और आप अपने सर्कल में हर व्यक्ति के गुण, दोष, योग्यता सब जानते हैं, जो आपके खास मित्र होते हैं, क्योंकि साथ में तैयारी कर रहे होते हैं। हो सकता है 5% आपको ना पता हो, पर 95% आप अपने मित्र की, सिर्फ मित्र ही होता है जो अपने मित्र की योग्यता पहचानता है। ठीक कह रहे हैं। बिजू की, विजेंद्र सिंह नाम है, बिजू हम बोलते हैं। बिजू ने पेपर निकाला, बहुत अच्छे नंबरों से उसकी रैंक आई थी 102 रैंक आई थी। यहाँ से जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया, सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जब 21 में फॉर्म आया, सही कहूँ तो मुझे जो सर ने जो बात बोली, इंस्पायर कैसे हुए, तो बिजू को देख के हुए, और सबसे ज्यादा मुझे फोर्स करने वाला कि भाई तू भर, तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, विजेंद्र ही था। ये बड़ी बात थी। जैसे मैं सेलेक्ट हो गया और मैं मेरे मित्र को कह रहा हूँ तेरा हो जाएगा, तो उस मित्र को उसके ऊपर बहुत भरोसा, बिल्कुल कि मेरी काबिलियत ये पहचान रहा है कि तू भर, मेहनत कर, तेरी पढ़ाई उस स्तर की, तेरा हो जाएगा 100%। ये मत सोचना कि यूपी का है तो होगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, तू सिर्फ मेहनत कर, तेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये बिजू के शब्द थे। उसने फॉर्म भराया, लगातार एक कहें तो फॉलोअप लेना कि कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सारी चीज़ें, जो चीज़ें मुझे डाउट भी होती थी तो उससे पूछना। उसे हम लोग बोलते थे विवेकानंद, क्योंकि वो, विजेंद्र के बारे में एक चीज बोलूँ, एक विचित्र टाइप इंसान है। मतलब मैथ वैथ तो ऐसी है कि वो यूं देखेगा और बोलेगा जा इसका 38 आंसर है, भगा इससे। लड़के जो करते रह जाएं, वो सिर्फ देख के उत्तर बता देता है कि इसका ये आएगा, इसका ये, और ये भी नहीं कि किसी एक पुस्तक से, किसी भी पुस्तक का आपको चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, और उसका अच्छे लेवल की तैयारी थी। उसके बाद सर फॉर्म भरा है, एग्जैक्ट कब भरा है, कब तक भरा मुझे याद नहीं है, पर अगस्त सितंबर तक था। उसके बाद फिर एग्जाम हुए। एग्जाम मेरा था 27 नवंबर 2021 को था। सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर हुआ, पेपर बढ़िया रहा। 27 नवंबर के बाद 10 दिसंबर को, क्या है सर, सफलता और असफलता वाली जो दिनांक होती है वो जहन में सदैव रहती है, सेट हो जाते हैं। ठीक है, कि ये दिनांक जो है, क्योंकि मुझे आज तक हर पेपर की तिथि याद है कि कब हुआ, कितने नंबर आए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिस कारण मेरा नहीं हुआ। इसके बाद जब 10 दिसंबर को रिस्पॉन्स की आई थी तो उसमें मैंने देखा मेरे 142 क्वेश्चन 160 में से सही थे। तब यकीन था कि हो जाएगा, क्योंकि नंबर ठीक थे, मुझे जहां तक उम्मीद थी कि अच्छे नंबर है, होना तो पक्का है। अब प्रमुख टास्क था रनिंग, क्योंकि मैं रनिंग कभी ज्यादा कुछ वो नहीं, प्रेफरेंस नहीं दिया कभी। 16-17 में एसआई के टाइम पे रनिंग की, क्योंकि यहाँ की रनिंग है छोटी, 800 मीटर स्पीड मेरी बहुत अच्छी है। 800 मीटर मैं बहुत तेजी में मार देता हूँ। जब एमपीएसआई की रनिंग हुई थी तब मैंने 2 मिनट 17 सेकंड में मारी थी। अभी 40 मिलते हैं आपको। अरे अभी तो मैं सर, एमपीएसआई की अगर रनिंग हो तो उसमें मुझे यकीन है कि मैं अच्छे नंबर मार लूंगा फिजिकल में। हाँ, कुछ प्रैक्टिस करनी रहेगी। लॉन्ग जंप सर मेरी तब भी 18 साढ़े 18 फीट थी। ग्राउंड में लड़के देखते थे कि तो 18 में तो 30 मिल रहे हैं ना यार। अभी भी है, अभी भी करते रहते हैं, क्योंकि करते इसलिए नहीं है कि नौकरी के लिए कोई कूद रहा होता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती, लगता है एक बार कूद ही। फिटनेस भी अच्छी बना के रखी आपने। सर पीलिया हो गया इस चक्कर में, तो अभी तो बढ़िया 75 किलो हो गया। नहीं, फिटनेस अच्छी है आपकी। उसके बाद सर रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद 24 मई इतने नंबर आ गए थे, समस्या आप ज्यादा नंबरों में भी हुई कि यहाँ से जब गए वो एक अनुभव मेरा, मैं क्या बताऊं कि जिंदगी में एक जो डर
किस स्तर का होता है वो बता रहा हूँ कि 24 मई को मुझे बुलाया गया था लखनऊ, जिनके नंबर अच्छे थे उनमें लखनऊ बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा, जिनके नंबर अच्छे थे सिर्फ उन्हें? नहीं, उनके साथ कुछ उनको जिन पे डाउट भी रहा होगा। देखिए कि अब ये नहीं कहूँगा सिर्फ अच्छे वाले, कुछ कम वाले भी थे, तो बुलाया गया था। वहाँ गए तो अंदर इंटरव्यू के लिए 74 लड़के हम लोग थे। सुबह 8 बजे बुलाया था, दिल में धुकधुकी हो रही थी। हम 6 बजे जाके बैठ गए उसके गेट पे कि बुलाया जाएगा तो चल लेंगे। बाहर बैठे, बाहर हम 3 लोग बैठे, मतलब बैठे तो पूरे 74 ही थे, पर जो पास में होता है 3 लोग बैठे। वहाँ बात की तो वहाँ पता चला एक के 147 है, एक के 143 है, मेरे 142 है, और उसके बाद सब हमसे कम वाले हैं। तीसरे नंबर पे मैं हूँ। बात ये हुई कि इंटरव्यू देते हैं, चलेंगे, जूस पियेंगे, फिर आएंगे, रनिंग देंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, व्हाटएवर जो भी, मतलब रनिंग करने के बाद अपना लखनऊ में टाइम एंजॉय करेंगे, नौकरी लगने की खुशी। मैं बोला ठीक है। वहाँ गए सर, पहले बैच 5-5 लड़के बुला रहे थे। पहले बैच में 147 वाला गया, तो जो भी रहा हो वो हथकड़ी लगा के बाहर। दूसरे बैच में 143 वाला गया, बाकी 4 लड़के पास होके आ गए। दूसरे बैच में 143 वाला गया, वो हथकड़ी लगाया और उसे भी लेके जा रहे, 4 आ गए हथकड़ी लगा के। हाँ, मतलब कुछ फर्जी जो भी चीजें थी उनका है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। अब सर मेरी बारी आई, अब 142 था। मेरे मन में डर कि क्या होगा। अब ये भी लगे क्योंकि वो लड़के देखने में ठीक लग रहे थे, अब आप किसी के दिल में कैसे उतर सकते हैं। ठीक है। मैंने पापा को फोन किया, बाहर बैठे बैठे। हाँ, नहीं, वहाँ रूम के अंदर बिठा रखे थे, कोई बाहर जा नहीं सकता था, पानी पीना है। और फोन वोन था? फोन था, हाँ, पूरा सारी चीजें थी। खाना पीना आप अपना रखिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 1-2 गलत है, बाकी तो सही है ना, उनके लिए कैसे ये चीजें। तो आपस में गॉसिप भी तो हो रही होगी कुछ? पूरी बात हो रही, सारी चीजें। तब ये लग नहीं रहा था कि कोई गड़बड़ है, कुछ चीजें। वो दोनों पकड़ा, फिर मैंने पापा को फोन किया, बोला पापा यहाँ तो ऊंचे नंबर वाले सबको ले जा रहे हैं हथकड़ी पहना के। पापा बोले तो चिंता क्या है, तुम्हारा, तुमने मेहनत से किया है, तुम्हारा वो जो पूछेंगे हमें यकीन है, तुम्हें यकीन है, तुम जवाब दे दोगे। वो क्या पूछेंगे जो पेपर में आए वही ना पूछेंगे कि भैया उससे मैं रीजनिंग, हिंदी, जीके जो पूछ सकते हैं पूछ ले, पेपर के स्तर का। कि भैया अब ऐसा भी नहीं है कि अब ऐसी चीज पूछ लो जो किसी से न बने, जो पेपर में आ सकता है, उस स्तर का जो सवाल होगा आप बताएंगे। ठीक। फिर अंदर गए सर, हम जाते ही पेपर जब मैं देने गया था तो दाढ़ी बड़ी करके गया था, नीले कलर की टी-शर्ट और काला लोअर पहन के गया था। जब मैं रनिंग पे गया तब भी सेम वही कि दाढ़ी भी उतनी की हुई कि ये भी और वो भी, जिससे मिला लो वही टी-शर्ट। अब अंदर गए, जैसे गेट से आए तो 5 लोग बैठे थे। ये लैपटॉप के वायर कहीं जाते हैं, आते ही वायर से टकरा और गिर पड़ा, और डर के मारा 24 मई की गर्मी, गिरा। तो अब गिरते ही पसीना पसीन थे ही, तत्काल फाइल उठाया, सॉरी सर। उस टाइम पे स्थिति सर, मतलब आज बहुत मजा आ रहा है बताने में, लेकिन वो अलग ही आलम रहा होगा। अब फिर अंदर गए, वो सब बहुत योग्य लोग, वो इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने बुलाया, बोले अरे कोई नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो, फर्जी वाले हो क्या? बोला अरे नहीं, पहला ही सब दिया ही। अरे अब गिर पड़े तो उनका भी ये देखिए, वो काम ही ये करने बैठे। ठीक बात है। बोला अरे नहीं सर, वो वायर था, देखे नहीं, इसलिए। बोले चलो कोई नहीं, आओ बैठो, पानी वानी पिलाए, बात किए थोड़ी सी, कहाँ से हो, क्या करते हो। उन्होंने फिर मेरे 10वीं 12वीं के नंबर पूछे। मैथ्स में मेरे 40 में 40 थे, मैथ्स में 40 में 40, रीजनिंग में 40, हाँ, मैथ्स में 40 में 40, रीजनिंग में 40 में 39 नंबर थे। उन्होंने बोला इतने नंबर कैसे? मैंने बोला सर किए हैं, आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन दे दीजिए कि अगर वो हो आप। बाकी मेरे 10वीं में 99 है, मैथ्स में 12वीं में 99 है, वो भी, और बाकी वो छोड़िए, आप जो क्वेश्चन देना हो आप वो दे दीजिए। तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन दिए, और सरल से क्वेश्चन, कोई बहुत वो नहीं थे, इजी, तो वो बिना पेन के ही सॉल्व हो गए, क्योंकि उस स्तर के। अच्छा, क्वेश्चन दिए थे वो? हाँ, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने ये पूछे थे, तो वो क्वेश्चन बता दिए। फिर उन्होंने जीके का पूछा था, अकबर का जन्म कब हुआ था, तो वो बताए 1542 बताए थे। हाँ, क्योंकि अब थोड़ा मेरे भी दिमाग की तरफ, पर 1542 था। और 1-2 चीजें और पूछी थी इजी, कि इतना वो नहीं कि आपका बेसिक ज्ञान समझ आए, क्योंकि 1.5 साल हो चुका था पेपर हुए। उन्होंने वो चीजें पूछी, वो बताए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा लगा आपसे
आपका इंटरव्यू लेके बात करके ये जो चीज़ें हैं ये परिष्कृत करने के लिए है पूरी उसको वैकेंसी को। आप जैसे दरोगाओं की उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है, तब बाहर निकले, तब रिलैक्स हुए कि चलो ठीक है। फिर रनिंग की, रनिंग लखनऊ का ग्राउंड बहुत अच्छा है, जर्मन ट्रैक का, जो कि यहाँ मेरी सर 24-25 मिनट में आती थी, वहाँ 21 मिनट 5 सेकेंड में रनिंग आई। डर के मारे 2 राउंड और मार दिए कि ये लग रहा था कि इतनी कभी नहीं आई है। 12 राउंड मारने थे, ये 4800 मीटर 400 के थे। 12 तो रोकने वाला कोई नहीं था, आपको अपने राउंड स्वयं गिनने हैं। हाँ, तो हम दौड़ रहे हैं, 12 राउंड है, सामने जैसे यहाँ से शुरू हो रही यूं घड़ी लगी थी, ठीक है। देखा 21 मिनट हुए, बोला इतने में तो फिर कैलकुलेट तो कोई कर रहा होगा ना साइड में, रेफरी वो है लगा पाँव में चिप है, तो वो खुद लास्ट में तुम रुक जाओ, अभी तुम 1 राउंड के बाद रुक जाओ तो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। जब सर 12 राउंड हो गए, बोला इतने में कभी नहीं आई, तो 2 राउंड और मार दिए, 1 राउंड और मारा तो 23 मिनट हुए, फिर भी यकीन नहीं, 1 राउंड हाँ मैंने लगी इतने में तो कभी नहीं आई। कहीं कैलकुलेशन दौड़ते दौड़ते भूल न गया हूँ, ये डर है। सर 14 राउंड मारे, फिर हो गया, चीजें ठीक रही। राउंड मारने थे 12 और भाई ने मारे 14, डर के मारा, ये डर है कि इतनी जल्दी मेरी रनिंग आ कैसे गई। ट्रैक बहुत अच्छा है, भविष्य में इस वैकेंसी में भी जिसकी लखनऊ में रनिंग होगी ना, दिल खुश हो जाएगा इतना, और स्टाफ इतना सपोर्टिव, चेयर करना, पानी लेके खड़े रहना बहुत अच्छा, और उच्च अधिकारी सीओ स्तर तक के अधिकारी, हमारे एडिशनल तक के अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, साथ में सब इंस्पेक्टर भाग रहे हैं। वो चीज़ बहुत सपोर्टिव स्टाफ था, बहुत अच्छा। वहाँ से हुआ, पास हुए, फिर 12 मार्च 2023 को हम गए, ज्वाइन किया, उन्नाव में हमारी ट्रेनिंग हुई है 1 साल की। उसके बाद हमें नोएडा में पोस्टिंग मिली, पहली पोस्टिंग नोएडा, तो 18 मार्च 2024 से नोएडा में थाना सेक्टर 113 में कार्यरत हैं। और चलिए, अभी जो ये नई मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों की भी और सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती आई हुई है, बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं जी। नौकरी जैसा आपने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, पद उतने नहीं है सब इंस्पेक्टर में। अब बच्चे अपना जो माइंड सेटअप है वो कैसे तैयार करें, वो आरक्षक भी नहीं छोड़ सकते, वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी जाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा रणनीतिक तौर पर। दूसरा, हम सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, एसआई के बदले हुए सिलेबस के बारे में, पहले इन दोनों परीक्षाओं के बीच में तालमेल की बात अपन कर लेते हैं। इसको आप कैसे समझते हैं, बच्चे अपना माइंडसेट कैसा तैयार करें? तालमेल, देखिए अगर आप दोनों तैयारियों के लिए जाना चाह रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं दोनों तैयारी सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही आप जा पाएंगे, और उसके लिए सबसे पहले जो दोनों एग्जाम में कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, एमपी, ये हर मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो ये आते ही आते हैं। जब ये तीनों सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे तो आप दोनों एग्जाम देने के लिए एकदम सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपका कांस्टेबल भी कवर होगा और सब इंस्पेक्टर का भी जो प्री वाला एग्जाम है वो कवर होगा। तो देखिए, सोच तो रखनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय बाद अगर इतनी वैकेंसी आई है तो सिर्फ आप नहीं है, ये बात मान के अगर तैयारी करेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे। ठीक बात है, क्योंकि देखिए, स्वर्ग अगर आपको देखना है तो मरना आपको ही पड़ेगा। इसलिए तो अब ये बताइए कि ये जो बदला हुआ सिलेबस है इसको आप कैसे देखते हैं? बदले हुए सिलेबस में मुझे ये लगता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फायदा काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ये 1-2 दिन में कर लेने वाली नहीं है। जो सतत प्रयास कर रहा है उसके लिए बेहतर है, क्योंकि अब विषयों में विविधता ज़्यादा है। और फिर मध्य प्रदेश की परीक्षाएं देने वाले छात्र माइनस मार्किंग से बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। अब ये 1/3 प्री में करते तो भी ठीक था। हाँ। ये मुख्य परीक्षा में 1/3 1/4 भी करते तो चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेता है इंसान, लेकिन ये 1/3 जो माइनस मार्किंग है इसको कैसे देखते हैं, कैसे बच्चे इसको कर पाएंगे? सर ऐसा कि जो इसमें मुझे जहाँ तक समझ आया सिलेबस देखने के बाद, जो सबसे कठिन इसमें चीज है वो है प्री वाला एग्जाम, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। मेंस में ऐसा कि आप अपने विषयों में पारंगत हो सकते हैं। पारंगत का अर्थ ये नहीं होता कि 100% आप मैथ्स में अच्छी मेहनत करें, अच्छा मार्गदर्शन लें तो मैथ्स में तो आप हो सकते हैं। कि पारंगत का अर्थ है कि 150 में आप 140 प्लस ला सकते हैं, आराम से 150 भी ला सकते हैं। ये चीज नहीं, पर कम से कम 140 सरलता से लाया जा सकता है। अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी मेहनत से आप ला सकते हैं। पर बात आती है
प्री वाले में, प्री में समस्याएं बहुत हैं, बहुत मेहनत करनी है क्योंकि व्यापक विषय हैं। विषय व्यापक है, विविधता ज़्यादा। इसमें और एक चीज़ और है, जब विषय ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है, तो सिर्फ मेहनत नहीं, मार्गदर्शन उसके साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप 3 महीने में देखिए हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक खत्म नहीं कर सकते। किसी अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आप इस समय ये तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो देखिए कर सकते हैं, हर व्यक्ति की अपनी योग्यताएं होती हैं, पर जन सामान्य में ये चीज़ बहुत मुश्किल है। ठीक बात है, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है। हर चलिए विषय हम में लौटते हैं तैयारी करने के सफ़र के दौरान। तैयारी करने के सफ़र में कच्ची उम्र में बच्चे आते हैं, कई प्रकार की दिमाग में चीज़ें होती हैं। मैं साफ तौर पर आपसे अगर कहूँ कि तैयारी करने के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो मैं अपने सभी पॉडकास्ट में सभी सफल विद्यार्थियों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा और ईमानदारी से उसका आंसर चाहूँगा, निष्पक्ष तरीके से। इस सफ़र में एक सबसे बड़ी बात होती है रिलेशनशिप। जी बिल्कुल। रिलेशनशिप एक तो उस कच्ची उम्र की नीड होती है कहें, या उस उम्र में इस प्रकार का प्रभाव होता है, या फिर हम एक दूसरे को देख करके उसके प्रभाव में आते हैं, और आजकल तो वो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। जी सर। तो इसके साथ कैसे तालमेल बिठा सकती है आज की पीढ़ी? ये ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? अगर है भी तो सफलता और असफलता के बीच की सेतु कैसे बन सकता है? आपका निजी अनुभव इसमें मैं जानना चाहूँगा। सर अगर देखिए ये कहा जाए कि बच्चे पूर्णतः इससे दूर रहेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक बात है। इसका ये है कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए, जिससे व्यक्ति जो है एक मानसिक रूप से जो चाह रहा है परीक्षा के इतर, वो भी चीजें होती ना, परीक्षा पे भी इफेक्ट ना पड़े, बल्कि उसका असर ऐसा पड़े कि ये और अच्छे से कार्य हो। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, डिस्परेट हो जाते हैं बच्चे उसी के लिए, खुशामद करने में, समय एक्सपेंड करने में, फिर वो गेम चलता है, एक सैडनेस का गेम चलता है, रूठने मनाने का गेम चलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो मोटिव है वो आपसे दूर भागता है ना, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है, और आपने शुरू कुछ और किया था और आप तुष्ट कुछ और कर रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पर आपसे सर समान समझ के अगर लोग होंगे और एक दूसरे के वर्तमान को के साथ अगर भविष्य को समझने वाला साथ होगा ना, वो रिलेशनशिप ठीक है। तो इस उम्र में आपको लगता है कि ये समझ और ये सारी चीजें काम करती हैं? बात ये है कि ये बच्चों को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा, और ये कठिन निर्णय है, बहुत कठिन निर्णय है, क्योंकि उसे छांट पाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि शुरुआत में तो मैंने देखा है, क्योंकि तैयारी के दौर में बहुत सारे दोस्त रहे, सबकी स्थितियां देखी हैं। ठीक है, शुरुआत में लगता है हाँ तैयारी करो, आप करो, समय थोड़ा दो, पर बाद में ये चीजें कठिन होती जाती हैं। और जब चीजें बिगड़ती हैं, वो 1-2 दिन नहीं, 2-4-6 महीने बेकार करते हैं, और 2-4-6 महीने आपको रेस से पूर्णतः बाहर कर देते हैं। आपको पुनः शुरू करना होगा। जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि अकबर का पिता अशोक याद आने लगता है, 6 महीने बाद यही स्थिति होती है। तो बच्चों को इसके साथ संतुलन बनाने की क्या आपका अनुभव कैसा रहा, कि आपके मित्रों ने कैसे संतुलन बनाया इन तमाम चीजों के साथ? सर मेरे साथ वाले जो रहे हैं, मैं सही बोलूं तो मैक्सिमम तो इन चीजों से दूर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन चीजों से दूर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर आप सफल हो गए, हर चीज याद रखिए, वर्तमान की जो चकाचौंध दिखती है ना, वो तब तक दिखती है जब तक एक उम्र में होती है। अगर आप सफल नहीं होगे ना, तो हर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, पर अच्छे रिलेशनशिप असफलता के साथ टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, हर रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक बात है, कुछ लेकिन 99% है। हाँ, जो अपन कह रहे हैं ये 99% है। किसी लड़की के पिताजी क्यों देंगे आपके हाथ में हाथ, भैया आप गोबर उठा रहे हैं, क्यों देंगे? आप सफल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात। अगर भविष्य तो यही है ना, किसी के साथ आप भविष्य देख रहे हैं, पर क्यों देगा कोई व्यक्ति अपने मैं ही अपनी बहनों का अगर विवाह कहीं देखता हूँ, अपनी बेटियों का विवाह कहीं देखता हूँ, तो सबसे पहले ये देखता हूँ ना कि वो व्यक्ति जहां पर मैं अपने बहन को भेज रहा हूँ, अपनी बेटी को भेज रहा हूँ, वो कैसा है, उसका कैरियर कैसा है, वो किस जगह पे आया हुआ है। और 99% हमारा सामाजिक दबाव काम करता है, इस पर काम करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए
सर जीवन स्तर भी तो रखना है ना। जो व्यक्ति जिसको हमने बहुत अच्छे से रखा है वो जाए, सामने वाला व्यक्ति, सम्मान सारी चीजें रहेंगी पर जरूरतें भी तो हैं। जरूरतें भी, सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में, पर साथ में जरूरतें भी हैं। आगे भविष्य भी देखना है। यह कटु सत्य है, कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है ये वो, पर शुरू में नहीं होता, 2-4-5 साल बाद। क्योंकि अब तो मैं थाने में हूँ, थाने में रोज ये चीज़ें देख रहा हूँ। अब ये मैं तैयारी का अनुभव नहीं बता रहा हूँ, ये अनुभव बता रहा हूँ नौकरी का, कि जितने रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो सिर्फ फाइनेंस के कारण खराब हो रहे हैं। अगर और अपरिपक्व अवस्था में किए गए, अपरिपक्व वाले तो सर 99% खराब हो रहे हैं। क्योंकि उम्मीदें ऐसी होती हैं, प्रारंभ में समय खूब दिया जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, व्यक्ति काम में बिजी होता है, समय नहीं दे पाता, और अगर समय देगा तो पैसा नहीं दे पाता। एक और दो में से जो भी चीज नहीं दिया आपने, उसी में मामला खराब हो जाता है। ये चीजें हैं, ये मैं व्यक्ति का अनुभव थाने का बता रहा हूँ। जो अधिकतम जो केस आते हैं वो इसी कारण आते हैं कि प्रारंभ में बहुत अच्छे थे, अब समय नहीं दे रहा, कहाँ से दे, बेचारा 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, नौकरी करेगी समय दे, वो स्थितियाँ हैं। प्लान बी पे कब सोचे बच्चे? प्लान बी पे सर मेरे हिसाब से तो अगर शुरू से सोचेंगे तो सफल कभी नहीं होगा। कब सोचे? जब ये होगा कि अब परिवार संभालना अति आवश्यक है, 1 से 1.5 साल बाद, कि अब 1.5 साल बचा है, 1.5 साल बाद वित्तीय स्थितियां जो मेरी होंगी वही मेरे परिवार का आधार बनेंगी। और नौकरी वित्तीय आधार ही है। ठीक, आपका परिवार में कई परिवार होंगे जहाँ जरूरत नहीं होगी, फाइनेंशियली जमीन होगी, सब सेटल होगा, पर जो बी में प्लान बी सोच रहे हैं तब जरूर सोच लें जब उन्हें ये लगे कि अब मेरे परिवार को इतने समय बाद मेरी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आवश्यकता आपकी नौकरी के, अगर आप मान लीजिए आपने प्लान बी नहीं सोचा, एक समय बाद आपका परिवार आपका समर्थन नहीं कर पा रहा है, तो आप न प्लान ए सोच पाएंगे न प्लान बी सोच पाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। इसीलिए एक प्लान एक समय बाद वो आप निर्धारित करें। ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता, ना मैं, ना गुरुजी, ना कोई व्यक्ति। आप स्वयं निर्धारित करें कि अब समय है, एक प्लान भी ले लेना चाहिए। जी सर। कैसा लग रहा है नौकरी करने के दौरान? एंजॉय कर रहे हैं नौकरी को? सर ये जो पद है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक चीज बताऊंगा कि इसमें एंजॉयमेंट है, किंतु उतना नहीं है जितना सोचते हैं। कार्य क्षेत्र इतना अच्छा है कि जो आप काम कर रहे हैं वही एंजॉयमेंट है। पर अगर उसे इतर अगर कोई सोच रहा है कि मैं समय निकालूंगा दिन में 4-5 घंटे अपने आप के साथ घूमना फिरना, ये नहीं होगा। पर जो आप काम कर रहे हैं वो उसी में इतना मजा आएगा अगर आप दिल लगा के करेंगे। हर दिन नई चीज सीखने को, नई, क्योंकि जीवन में कहानी सुनने में मजा आता है, और कहानी जब आपको प्रैक्टिकली दिखती है तो बहुत मजा आता है। और आप उसमें जब निर्धारक होते हैं ना कि क्या सही क्या गलत, आपका निर्णय है उस विवाद का एंड कर रहा होता है, तब एक तो अच्छा भी लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जिम्मेदारी फील होती है कि पहले लगता था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप लोगों ने वो वाली कहानी एक सुनी होगी, पंच परमेश्वर वाली, कि बदला लेने के लिए वो बोलता ना मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई जब इंसान उस पद पे बैठ जाता है ना, तो अपने आप ऐसी जिम्मेदारी फील होने लगती है कि आप चाह के भी चीजें नहीं कर पाते। जब आते हैं ना व्यक्ति रोते हुए, और आपका एक निर्णय, जब गरीब दुआ देके जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अंदर से पता है जब वो चला जाता है तो दिल में गुदगुदी होती रहती है। कोई व्यक्ति आता है आपसे बात भी कर रहा होता है ना, तो आप उससे भले ही बात करो, पर मन में ये चीज चलता है, वो जो आए थे वो दुआ दे के अम्मा गई है वो मैं, मतलब 1-2 दिन तो सर जब कोई दुआ दे के जाता है ना, तो दिल की जो गुदगुदी होती है, पेट में होती है, दिल में होती है, मुझे नहीं पता बाकियों का, पर मेरे साथ जो मेरे थाने पे फोर्स है, चौकी पे फोर्स है, उनके साथ ये स्थिति है। देखा अम्मा कितने प्यार से बोल रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अनुभव करेंगे, और मैं चाहूंगा हर योग्य व्यक्ति अनुभव करे। वहां जाओगे आप सफल होगे, वहां जाने के बाद समय व्यक्तिक स्तर पे नहीं मिलेगा, पर जो आप कार्य कर रहे होंगे वो आपको अपने आप में ये चीज फील होगी कि यही जीवन है, इसी में मजा आएगा आपको, वो छोड़ नहीं पाएंगे आप। अच्छा संवाद हुआ संदीप जी के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें संदीप जी से सीखने को मिली होंगी। कैसी यात्रा रही आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।
और आपके बीच से ही निकला हुआ ये बच्चा और उत्तर प्रदेश दरोगा तक पहुंचा। और भी सपने हैं जिनको इन्हें साकार करना है, अभी भी लगातार अभ्यास जारी है, अभी हिम्मत नहीं हारी है और अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े सपनों को अचीव करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो इसी संवाद के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और फिर किसी नए अचीवर के साथ आपकी फिर मुलाकात करवाते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ख्याल रखिए और अपने सपनों को सजो कर रखिए, क्योंकि सपने देखा करो सच होते हैं और उन पर निरंतर काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद।